हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 51 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा निष्पादित निम्नलिखित कार्यों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव, उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाना, राष्ट्रमंडल में भारतीय संस्था का समर्थन। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसको अपनाने की जो तारीख है वो है आपकी 22 जुलाई 1947। अब देखिए, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो अध्यक्ष बनाया गया है, ये डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा की जो अस्थायी अध्यक्षता है, इसमें 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। यानी ये 11 दिसंबर 1946 को चुने गए हैं स्थायी अध्यक्ष के रूप में। उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाना, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। यानी 22 जनवरी 1947 में आपका उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया गया है। अब देखिए, राष्ट्रमंडल में जो भारतीय संस्था का अनुसमर्थन है, ये मई 1949 में किया गया है। मई 1949 में ये अनुसमर्थन प्राप्त हुआ है। आप इनका सही क्रम जोड़ लीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पहले का डी वाला। यानी पहले आपकी घटना 1946 में हुई है, उसके बाद फिर जनवरी में हुई है 2, 3, 1 और फिर 4। तो यहाँ पर सही आंसर है पहले का डी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, संविधान सभा की विधायी शक्तियों पर विचार करें। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। विधायी शक्तियाँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा दी गई थी। संविधान निर्माण और विधान का दोहरा कार्य संविधान के प्रारंभ से अंत तक जारी रहा। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से एक अस्थायी संसद के रूप में जारी रही। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा को नए संविधान के प्रारूप और लागू होने तक कानून बनाने का अधिकार दिया। सेकंड वाला जो कथन है, इसकी जो भाषा है वो पूरी नहीं है। इस आधार पर कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान निर्माण और विधान का दोहरा कार्य संविधान के प्रारंभ से अंत तक जारी रहा। यानी प्रारंभ से अंत तक का मतलब क्या है, क्या अब तक जारी रहा है या पहले ही खत्म हो गया। कोई तारीख यहाँ पर निहित नहीं की गई है, तो उस आधार पर ही गलत हो जाएगा। संविधान और कानून बनाने का जो दोहरा कार्य है, ये 26 नवंबर 1949 तक जारी रहा है, 1949 को। और इसी दिन हमारा जो संविधान है उसको अपनाया गया है। अब देखिए, उस दिन आपको पता ही होगा, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है। इसके कुछ उपबंध लागू हो गए हैं और कुछ उपबंधों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। यानी 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया है। यानी इससे पहले हमारा संविधान जो था वो बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो कथन है ये वाला बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया और इसी के साथ पूर्ण रूप से संविधान जो था वो देश में लागू हो गया। यानी संविधान के सारे उपबंध देश में लागू हो गए। जबकि 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में, आपको पता होगा 51-52 में हमारे यहाँ पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ है। यानी पहले आम चुनाव के बाद नई संसद के गठन तक जो भारत की अंतरिम संसद है, इसके रूप में ये जारी रहा है। यानी जो अस्थायी संसद के रूप में जो कार्यकाल चल रहा था, जब तक नए चुनाव नहीं हो गए, नई सरकार गठित नहीं हो गई, तब तक अंतरिम वाली ये चलती रही है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है सेकंड का ए, केवल 1 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया। इसने भारत के लोगों को स्वतंत्र भारत की शक्ति और अधिकार का स्रोत बनाने की परिकल्पना की थी। इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और अन्य पिछड़े वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत है। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन मूल प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। इन दोनों शब्दों को 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1976 में, उसके साथ इसे जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है आपका ये बिल्कुल सही है। उद्देश्य प्रस्ताव ने घोषणा की कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्ति और अधिकार सरकार के घटक भागों और अंगों को भारत के लोगों से
प्राप्त की जाएगी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये सही है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और दलितों तथा अनपिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है तीसरे का डी, केवल 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता शब्द के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, अवसर, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करती है। कानूनों के अभाव में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। यह व्यक्ति को स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें आपके विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है और यहाँ पर आपका धर्म है। इसके अलावा इसमें उपासना है, उपासना मतलब पूजा, ठीक है। लेकिन अवसर जो है अवसर नहीं है। अवसर की और प्रतिष्ठा की जो है वो समता है, यानी समता 2 प्रकार की है, एक प्रतिष्ठा की है, दूसरी अवसरों की है। तो यहाँ पर जो अवसर लिखा हुआ है, अवसर आपके स्वतंत्रता में निहित नहीं है, तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कानूनों के अभाव में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है, यानी स्वतंत्रता शब्द का जो अर्थ है वो किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव है। इसका मतलब ये नहीं है कि कानूनों के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि ये है कि कानून के द्वारा देश में शासन स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन जो है वो सही है। तीसरा वाला कथन ये भी सही है, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करती है, तो आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। चौथा वाला कथन यहाँ पर यह भी सही है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति पर उसके नवाचारों के संदर्भ में प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, केवल पहला वाला कथन गलत है, तो आंसर है आपका चौथे का ए, केवल 1। 5वां प्रश्न है आपका, प्रस्तावना में उल्लिखित गणराज्य शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। राज्य का मुखिया हमेशा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राजनीतिक संप्रभुता का लोगों में निहित होना। सभी राजनीतिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला जो है ये गलत है। एक गणराज्य में राज्य का मुखिया हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो परोक्ष रूप से 5 साल के कार्यकाल के लिए होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमेशा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये गलत है। सेकंड वाला जो कथन है आपका ये सही है। गणतंत्र शब्द ये दर्शाता है कि राजनीतिक संप्रभुता देश के लोगों में निहित है, तो आपका यहाँ पर बी वाला सही है। यहाँ पर आपका सी वाला भी सही है। गणतंत्र शब्द ये भी दर्शाता है कि किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त न हो, और इसलिए सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं। तो यहाँ पर आपका सी वाला भी सही है। अब यहाँ से पूछा गया है कौन सा कथन आपका गलत है, केवल ए वाला गलत है, तो आपका आंसर होगा 5वें का ए वाला। 6वां प्रश्न है आपका, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रस्तावना में परिकल्पित सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 17 जो है यह अनटचेबिलिटी के संबंध में है, यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है, और इसका उद्देश्य समाज के कुछ वर्गों पर लगाए गए सामाजिक अक्षमताओं को दूर करना है। तो आपका ये पहला वाला ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, यानी पहला अनुच्छेद 17 जो है ये सामाजिक न्याय में आ जाता है। अनुच्छेद 2 भी सही है। अनुच्छेद 38 जो है राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है, और ऐसे भी यहाँ पर सामाजिक न्याय से बढ़ेगा। अनुच्छेद 39 की बात करें ये भी सही है। ये जो है राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 सार्वजनिक कार्य को न्यायसंगत बनाने के लिए जो मैटरनिटी लीव है, यानी इसको आप मातृत्व अवकाश के रूप में जानते हैं, इसका प्रावधान करता है, यानी कि मातृत्व अवकाश जो है ये भी सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला भी सही है। आपका जो 5वां वाला है गलत है। देखिए अनुच्छेद 49 जो है राज्य को राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक हितों के स्मारक हैं या स्थान हैं या वस्तुएं हैं, इनकी रक्षा करने का निर्देश देता है, तो ये सामाजिक न्याय से संबंधित नहीं है। वहीं अनुच्छेद 50 की बात करें तो अनुच्छेद 50 भी गलत है। अनुच्छेद 50 जो है राज्य की तीनों स्तंभ यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के पृथक्करण का सिद्धांत देता है, और ये वाला भी जो है ये भी इसमें नहीं आएगा। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 सही है, तो आपका सही आंसर है 6वें का डी, केवल 1, 2, 3 और 4। 7वां प्रश्न है आपका, प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पूछा गया है कौन सा कथन सही है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में संशोधन किया गया है। मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। मूल प्रस्तावना में एकता और अखंडता शब्द शामिल नहीं था। देखिए, बात की जाए तो आपका पहला वाला कथन यहां पर सही है। संविधान में जो प्रस्तावना है और प्रस्तावना में केवल एक बार ही अब तक संशोधन हुआ है, और ये संशोधन जो है 42वां संशोधन है जो कि 1976 में हुआ है, और 1976 में इंदिरा गांधी जी का शासन था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है ये सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये गलत है। देखिए, मिनर्वा मिल्स मामले में नहीं बल्कि जो केशवानंद भारती जो मामला था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का हिस्सा है। यानी ये केशवानंद भारती वाला जो मामला था उस मामले में बात कही है, ना कि मिनर्वा मिल्स मामले में। तीसरा वाला जो कथन है ये भी गलत है। मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द शामिल नहीं थे। यानी कौन कौन से शब्द शामिल नहीं थे? एक तो आपका धर्मनिरपेक्ष शामिल नहीं था, इसके अलावा समाजवादी शामिल नहीं था और अखंडता शब्द शामिल नहीं था। यानी जो 3 शब्द हैं ये शामिल नहीं थे। लिख दे रहा हूं मैं, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द शामिल नहीं था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला जो कथन है ये भी यहां पर आपका गलत हो जाए। अखंडता ये शब्द भी शामिल नहीं है, तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है केवल एक, यानी 7 में का बी वाला, केवल एक। 8वां प्रश्न है आपका, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह शब्द 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म के सख्त अलगाव का प्रावधान करती है। संविधान का अनुच्छेद 15, 16 और 44 भारत में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। देखिए, आपका पहला वाला जो कथन है गलत है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जो शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं जो कि 1976 में हुआ था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है ये भी गलत है। यहां बोला गया भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म के सख्त अलगाव का प्रावधान करती है। ऐसा नहीं है। राज्य और धर्म का जो सख्त अलगाव का प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान में, यूएसए के संविधान में है। वहां पर यह है कि राज्य जो है धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म जो है राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में धर्म को मानने की, उसका आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन एक लिमिट में है। मान लीजिए कोई धर्म में कुछ ऐसी कुरीतियां मौजूद हैं जो वास्तव में जो सामाजिक न्याय के प्रावधान है या फिर लोगों की समता के प्रावधान है उनके बीच में भेदभाव करती हैं, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से मतलब ये संसद, उनमें चेंजेस कर सकती है, कानून बनाकर उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि भारत में राज्य और धर्म के सख्त अलगाव का प्रावधान नहीं है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो कथन है आपका ये वाला बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 15 और 16 राज्य को धर्म के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता प्रदान करता है, और इस प्रकार भारत में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा ये देते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 8 में का डी, केवल थर्ड वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, कि हो तो होलोहन मामला, सरकारी आयोग की स्थापना। देखिए, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो की गई है ये 61वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1989 में, इसके जरिए की गई है। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। पंचायती राज व्यवस्थाओं की संवैधानिक मान्यता जो मिली है आपको पता ही होगा, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1992 में, उसके जरिए इनको मान्यता प्रदान की गई है। कि हो तो होलोहन मामला, कि हो तो होलोहन मामला जो था ये दल बदल विरोधी जो मामला है इससे संबंधित था, और ये 1993 में पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। सरकारी आयोग की स्थापना जो हुई है वो 1983 में हुई है। तो आप कर लीजिए सही क्रम। तो यहां पर आपका जो सही क्रम होगा चौथा, फिर आपका आएगा पहला, उसके बाद आएगा दूसरा, फिर आएगा तीसरा। तो यहां पर सही आंसर है 9 में का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान में संशोधन के संबंध में सबसे उपयुक्त है। संविधान संशोधन अधिनियम राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। संसद और राज्य विधानसभाओं की चुनाव प्रक्रिया के लिए राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है। राज्य विधानसभाओं को 6 महीने के भीतर एक संवैधानिक संशोधन विधेयक की पुष्टि करनी होगी। सांसदों के वेतन और भत्तों में परिवर्तन अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर एक संवैधानिक संशोधन के बराबर है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पेश किए जा सकते हैं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा।
सेकंड वाला जो कथन है ये भी गलत है। संसद और राज्य विधानमंडल के जो चुनाव में संशोधन है इसके लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि संसद का जो साधारण बहुमत है इसकी आवश्यकता होती है। राज्य विधानसभाओं की सहमति इसकी आवश्यकता किसमें होती है? इसकी आवश्यकता होती है जो संसद का विशेष बहुमत है, जिसमें आधे राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, उसमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका बी वाला जो कथन है वो भी गलत है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो कथन है ये भी गलत है। राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो आपका तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर गलत है। चौथा वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। सांसदों के वेतन और भत्तों में परिवर्तन जो है ये अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर एक संवैधानिक संशोधन के बराबर है, तो आपका डी वाला कथन यहाँ पर सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का डी वाला। 11वां प्रश्न है आपका, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पेश किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार 1919 के अनुसार लगभग 10% आबादी को मतदान का अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अनुच्छेद 326 के तहत पेश किया गया था। देखिए, आपका पहला वाला कथन जो है गलत है। चुनावों के लिए अप्रत्यक्ष प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पेश किया गया था, न कि 1861 में। यानी भारतीय परिषद अधिनियम जो 1892 है इसमें चुनावों के लिए प्रावधान पेश किया गया था। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन जो है ये सही है। चौथा वाला कथन यहाँ पर गलत है। देखिए, यहाँ पर जो बात बोली गई है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बोली गई है, ना कि 1919 के अनुसार। नहीं, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है इसके अनुसार लगभग 10% आबादी को मतदान का अधिकार दिया गया था। यहाँ पर आपका पांचवा वाला जो कथन है ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के अधिकार पर होंगे। ये बात अनुच्छेद 326 में बोली गई है। तो यहाँ पर आपका केवल 2, 3 और 5 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 11 का सी वाला, केवल 2, 3 और 5। 12वां प्रश्न है आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसने भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय और ब्रिटिश सम्राट के बिलों को वीटो करने के अधिकार को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल को महामहिम के नाम पर विधेयकों को स्वीकृत देने का पूरा अधिकार था। इसने राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया। देखिए, आपका पहला वाला जो कथन है ये सही नहीं है। इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसे ब्रिटिश राजा के द्वारा नियुक्त किया जाना था। इसने जो बिल हैं इसने बिलों को वीटो करने के केवल ब्रिटिश सम्राट के अधिकार को समाप्त किया है, न कि गवर्नर जनरल के अधिकार को। यानी कि यहाँ पर जो ब्रिटिश सम्राट के बिलों को वीटो करने का जो अधिकार है वो समाप्त हो गया है। गवर्नर जनरल का बिलों को वीटो करने का जो अधिकार है वो समाप्त नहीं हुआ है। तो आपका पहला वाला कथन जो है ये इसी आधार पर गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है ये आपका सही है। गवर्नर जनरल को महामहिम के नाम पर विधेयकों को स्वीकृत देने का पूरा अधिकार था। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। इसने राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया और अपने कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया। तो यहाँ पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 12 का बी, केवल 2 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर को राज्यों के संवैधानिक प्रमुखों के रूप में नामित किया। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत बिना किसी संशोधन के शक्ति से शासन प्रदान करता है। इसमें प्रावधान था कि संविधान सभा को एक विधायी निकाय के रूप में भी कार्य करना चाहिए। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर को राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नामित किया और उन्हें सभी मामलों में संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए कहा गया। आपका पहला वाला कथन सही है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान है, इनके तहत
बिना किसी संशोधन के सख्ती से शासन प्रदान करता है, जो कि गलत है। देखिए, इसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा नए संविधानों के निर्माण तक प्रत्येक उपनिवेश और प्रांतों के शासन के लिए इन्हें प्रदान किया। हालांकि डोमिनियन को इसमें संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया था, यानी इसके बाद में जो हमारा संविधान बना है उसमें इसके कुछ प्रावधान लिए गए हैं, उनमें संशोधन किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें बिना किसी संशोधन के इन प्रावधानों को हमने नए संविधान में एडॉप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छी चीज़ें थी उनको एडॉप्ट कर लिया, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे फेवर में नहीं थी उनको हटा दिया। तो आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। विधानसभा भी एक विधायी निकाय बन गई, यानी कहने का मतलब यह विधानसभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए, यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना है और देश के लिए सामान्य कानून भी बनाना है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 13 का भी, केवल 1 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस अधिनियम के बाद भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले पूरे क्षेत्र पर भारत सरकार का अधिकार हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक निकाय बन गई, लेकिन यह एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में भी बनी रही। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी प्रकार की नागरिक और सैन्य शक्तियां इसने प्रदान की। सेकंड वाला जो कथन है ये गलत है। इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और ये एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है आपका 14 का ए, केवल 1। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की विशेषता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। न्यायपालिका का कार्य कार्यपालिका से पृथक्करण, अधीनस्थ न्यायालयों से अपीलों की सुनवाई की उच्च न्यायालय की शक्ति। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो तीनों विकल्प हैं इनको आप एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में इनको जांचेंगे। समझ रहे हैं आप, यानी इनको इंडिविजुअली नहीं जांचेंगे, बल्कि आप इन तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं इन तीनों को एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में रखकर देखेंगे और उसी के अनुसार आप यहाँ पर आंसर टिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब बात करें हमारे देश में, तो हमारे यहाँ सबसे ऊपर सर्वोच्च में आपका सुप्रीम कोर्ट है। इसके नीचे राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं वर्तमान में आपके कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं आपके, पता ही होगा आपको। और इन हाई कोर्ट के नीचे जो भी राज्यों के भीतर जिलेवार न्यायालय होते हैं वो आ जाते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फिर आ जाते हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, वो आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो इन सभी पर लागू होता है, इन सभी के लिए बाध्यकारी होता है। तो आपका ये पहला वाला कथन एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में सही है। सेकंड वाला यानी थर्ड वाला जो कथन है ये भी सही है। जो आपके सबऑर्डिनेट यानी इनके जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसके लिए ऊपर आप जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला आया इसके लिए आप ऊपर जाएंगे और हाई कोर्ट के लिए आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो अधीनस्थ न्यायालयों से अपीलों की सुनवाई की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये भी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का एक पार्ट है। सेकंड वाली जो बात कही गई है वो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का पार्ट नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का पार्ट नहीं है। इसके संदर्भ में आपका आर्टिकल 50 दिया हुआ है और आर्टिकल 50 में ये बात बोली गई है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी ये जो बात है ये एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि आर्टिकल 50 के अंतर्गत ये बात आती है। तो उस आधार पर आपका सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 सही है, तो आपका सही आंसर है 15 का सी, केवल 1 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।